कि राम न मारे काहू को, ऐसे नौने राम आप ही ते मर जाते कर कर खोटे काम। परिणामों की समीक्षा करेंगे, अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजनीति करते करते व्यक्ति कुछ ज्यादा राजनीतिक हो जाता है। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का श्रृंखला दिया। सर झुका करके हाथ जोड़ करके स्वीकार करूंगा, हमारे अपने कार्यकर्ता और मतदाता जो देवतुल्य हैं उनकी सेवा करता रहूंगा। मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। झर गए पात बिखर गई टहनी, करुण कथा जग से क्या कहनी। अनायास ही इल्मान जी ये याद आ गया मुझे, मैंने बयान सुना अभी दतिया इलेक्शन के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। एक समय बड़े घाघ मंत्री थे, गृह मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, तो उनकी तरफ से एक ऐसी बात आई जिसके मद्देनजर मुझे ये बाल कवि बैरागी की पंक्तियां याद आ गई, तरुण कथा जग से क्या कहनी। वो कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा का अब पटाक्षेप हो गया, तो अब इसमें कुछ निराशा, कुछ हताशा भी नजर आ रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें सामने आई थी, नरोत्तम मिश्रा रो भी पड़े थे। ऐसा रूप शायद ही मध्य प्रदेश की जनता ने उनका कभी देखा होगा, बल्कि वो तो कहते थे कि लहरों के किनारे मकान न बनाना, वो तो इस तरीके के तेवर के हैं। उसके बाद अब ये बयान आना कि राजनीतिक करियर का पटाक्षेप हो गया। राजनीति बहुत यानी पेशेंस का जो क्षेत्र है वो बहुत पेशेंस का क्षेत्र होता है। यहाँ पर बहुत संतुलित बयान दिए जाते हैं, बहुत संतुलित रहा जाता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा लगातार 2023 में जब से वो चुनाव हारे, तो उसके बाद में उनसे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा था कि आप क्या वापस चुनाव में सक्रिय राजनीति में आप वैसी नजर आएंगे जैसे हैं। तब उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि समंदर का पानी उतरते किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, मैं वापस जरूर लौट के आऊंगा। और 2023 के बाद से ही वो लगातार इन्वॉल्व थे दतिया में। 2023 की हार ने नरोत्तम मिश्रा को बहुत बड़ा सबक दिया था। इससे पहले वो ये मान के चल रहे थे कि वो कभी उस सीट से चुनाव नहीं हारेंगे। लेकिन 2023 का नतीजे जैसे ही सामने आए तो उनको ये बात समझ में आई कि सियासी जमीन उनके पैरों तले निकल चुकी है। और इसके बाद से नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं इस भाव में थे कि अब वापस उनको वो सियासी जमीन हासिल करना है। और इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की, अपने स्तर पर वो लगातार लगे रहे। 2023 के बाद से उन्होंने क्षेत्र छोड़ा नहीं। और उसके बाद में एक मामले में राजन भारती को जब सजा हुई और वहां पर उनका निर्वाचन शून्य घोषित हुआ, तो इसके बाद ये बड़ी कयास लगाए जा रहे थे पूरे मध्य प्रदेश के साथ में जो भी नरोत्तम मिश्रा के जानने वाले हैं कि इस बार नरोत्तम मिश्रा टिकट लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नरोत्तम जी तो खुद लिस्ट आने से पहले ही, उम्मीदवार घोषित होने से पहले ही उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। बहरहाल अभी ताजा अपडेट इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, वो 6026 वोटों से जीते हैं बीजेपी के आशुतोष तिवारी से। और इससे पहले जब राजेंद्र भारती को हराया था, राजेंद्र भारती ने हराया था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, तब लगभग 7400 प्लस का था। तो लगभग वही आंकड़ा है, 1000-1500 का अंतर है इस जीत में। लेकिन ये जीत उस जीत से कहीं ज्यादा बड़ी मानी जा रही थी। उस जीत के चर्चे कम थे, नरोत्तम मिश्रा के हार के चर्चे ज्यादा थे। इस बार जीत की चर्चा भी बराबरी से हो रही है। नरोत्तम मिश्रा की तो बात पहले से ही हो रही है, लेकिन आशुतोष तिवारी की हार की बात कम हो रही है। यहाँ पे घनश्याम सिंह की जीत की बात ज्यादा हो रही है। और इसी बीच में नरोत्तम जैसे नेता का बयान सामने आना एक हताशा भरा, निराशा भरा, अभी तो यही देखा जा रहा है कि नाउ माय पॉलिटिकल करियर इज द एंड। तो क्या लगता है, मध्य प्रदेश के इतने कद्दावर नेता रहे, समय का खेल है कि एक समय ये था कि दहाड़ते थे वो, और आज एक तरह से उनका ये जो बयान सामने आना, इससे पहले उन्होंने मंच से आंसू भी बहाए, तो उनका ये जो इमोशनल रूप है, तो क्या इतना टूट चुके हैं नरोत्तम मिश्रा? देखिए, राजनीति में क्या होता है कि जैसा आपको दिखता है वैसा सीन
होता नहीं है। और अभी भी कमोवेश स्थिति वही है। एक समय माना जा रहा था कि अब जो है वो राजनीतिक तौर पर उनका यानी अब उनका खेल जो है वो खत्म होने जा रहा है दतिया में। लेकिन इसके बाद में फिर अभी जो आप सोशल मीडिया पर अगर आप उठा के देखें तो इसमें लोग घनश्याम सिंह की जीत को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो उनका सोशल मीडिया उनका बार बार ये कहना है, बार बार ये चीज निकल कर आ रही है कि भीतर घात हुआ है और भीतर घात बीजेपी के भीतर से हुआ है। किसने किया है ये? अब ये विश्लेषण का मुद्दा है। अभी जो है चुनाव लाइव में अतुल के साथ चर्चा कर रहे थे तो अतुल ने एक अच्छा पॉइंट वहां पे बताया कि जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उनका कहना यह है कि नरोत्तम मिश्रा ही मदद कर रहे हैं कांग्रेस को जीतने में, यानी बीजेपी के अपने ही प्रत्याशी को हराने में नरोत्तम का हाथ है। तो कहीं ये भीतर घात की बात तो आपने देखिए, चौका इसलिए रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का खुद का बूथ अगर पार्टी हार जा रही है, बीजेपी हार जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत सारे संदेश देता है। अगर आप 2008 के इलेक्शन से अगर आप नरोत्तम मिश्रा को देखें तो लगातार वो इस सीट से चुनाव जीतते चले आ रहे थे 2023 तक। और उनका जो 2008 में वो 11,000 से ज्यादा वोट से जीते, 2013 में वो 11,000 वोट से ज्यादा से जीते, 2018 के चुनाव में ये आंकड़ा आकर कुछ कम हुआ और ये तकरीबन 2000 से कुछ ज्यादा था। लेकिन 2023 में 89,000 के आसपास जब 2023 में वो चुनाव हारे तब ये समझ में आया कि मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है। और इसके बाद में फिर लगातार ये था कि नरोत्तम मिश्रा ही दतिया से वापस लौट के आएंगे, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा का कद था। वो एक जनादेश उस शख्स के लिए, उस राजनेता के लिए जनादेश भी अगर हम दतिया में देखें तो कम नहीं था। जब अभी उपचुनाव में टिकट कटने की बात सामने आई तो उनके समर्थकों ने रातों रात हाईवे जाम कर दिया और उनका सिर्फ यही कहना था कि हमको नरोत्तम मिश्रा ही चाहिए बीजेपी कैंडिडेट के रूप में दतिया बाय इलेक्शन में। आशुतोष तिवारी का नाम तो हालांकि उतना चौंकाने वाला नहीं था, ये था चौंकाने वाला कि नरोत्तम का टिकट क्यों कटा। तो वहीं से कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा में एक इमोशनल स्लो डाउन शुरू हो गया था। मंच पर वो रोए भी और उन्होंने आखिरकार निवेदन किया अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई पार्टी का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, पार्टी लाइन पे ही चल के हम अनुशासन बनाए रख सकते हैं। तो इस अनुशासनात्मक रवैये में, अपील में कहीं ना कहीं उनके अंदर का भी एक नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहा था जो दुखी था इस फैसले से। और अब सीधे सीधे ये बात सामने आना, वो खुद ये कबूल कर रहे हैं कि मेरा करियर खत्म हो गया है, पटाक्षेप हो गया है। तो ऐसे कुछ मिसाल आपको याद आते हैं देश में या प्रदेश में कि कभी कोई बड़े नेता का इस तरीके से किसी चुनाव के ठीक बाद, बिल्कुल जैसे ये एक तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से देखें तो T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया विराट कोहली ने, तो विराट के फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था भी। उसी तरह नरोत्तम मिश्रा के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि तब इंडिया T20 जीती थी, यहाँ नरोत्तम हारे हैं, यहाँ दुख का माहौल है, शोक का माहौल है। तो इस माहौल में ऐसे कुछ केसेस आपको याद आते हैं? नरोत्तम मिश्रा सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी है। उन्होंने उमा भारती की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। वो उमा भारती का उन्होंने देखा है कि किस तरीके से वो मध्य प्रदेश की राजनीति में पीक पर आई और जब वो पार्टी से बाहर गई तो उसका क्या हश्र हुआ। यहाँ नरोत्तम मिश्रा के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न था दतिया में कि वो आगे क्या करते हैं, यानी उनकी विन विन सिचुएशन वाली स्थिति नहीं थी। अगर आशुतोष तिवारी अगर जीत भी जाते तब भी उनकी राजनीति के लिए परेशानी थी। और उसके बाद में अब जब बीजेपी ये सीट हार गई है तब भी उनके लिए कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। बीजेपी पहचानी जाती है चाल, चेहरा और चरित्र के लिए। नरोत्तम मिश्रा ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। यहां पर अनुशासन सबसे कीमती चीज होता है और इसके पहले उन्होंने बहुत सारे नेताओं का ऐसा हश्र देखा। कल्याण सिंह पार्टी से बाहर गए, एक समय यूपी के पॉलिटिक्स में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन जब वो पार्टी से बाहर गए तो उनका हश्र नरोत्तम मिश्रा ने बहुत करीब से देखा। ऐसे ही उमा भारती का हश्र भी उन्होंने देखा कि जब वो बीजेपी से बाहर गई और उसके बाद में वो कुछ कर नहीं पाई। तो ये वाला जो चुनाव था ये नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत यानी एक अजीब सी स्थिति थी उनके लिए कि वो जाए तो आखिरी कसौटी कह सकते हैं क्या? आखिरी कसौटी। देखिए, बीजेपी इसमें पास या फेल होना ही तय करता था कि वो रहेंगे पॉलिटिक्स में या नहीं। देखिए, बीजेपी की जो अभी वर्तमान की पॉलिटिक्स है वो हमेशा चौंकाती रही है। जिसको आप अंदाजा लगाओ कि इसका राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है, पता चलता है कि वो अचानक से एकदम छलांग लगा जाता है। नितिन नवीन का नाम हमको लेना चाहिए कि जिस तरीके से चौंकाया। अब सीएम वाले मामले में तो हम यूज्ड टू हो चुके हैं कि पहले मोहन यादव, फिर विष्णुदेव साय, फिर भजनलाल शर्मा, ये नाम ऐलान करके बीजेपी ने चौंका दिया। लेकिन नितिन नवीन का नाम भी बहुत चौंकाने वाला था ना।
यानी ज्यादातर लोग नितिन नवीन को तब जान पाए जब वो नेशनल प्रेसिडेंट बने, ऐसा भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल, ये स्थिति तो बीजेपी की अभी जो मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व है या जो जिस तरीके से बीजेपी चल रही है वो अपने फैसलों से चौंकाती है। तो ये चीज अभी भी जैसे नरोत्तम मिश्रा बार बार बोल रहे हैं कि अब समंदर किनारे आप घर बना सकते हैं, मेरी राजनीति का पटाक्षेप हो गया, लेकिन बीजेपी कब उनको कौन सी भूमिका में ले आए ये नहीं कह सकते, ये अभी भी। और लेकिन एक चीज ये भी सामने आती है कि जैसे कोई नेता अपने बारे में कोई ऐसी बयानबाजी करता है तो नरोत्तम जिस मुकाम पे भी हैं उनको क्या सिंपैथी चाहिए होगी, इसलिए उन्होंने ये बोला कि मेरे राजनीतिक करियर का पटाक्षेप हुआ, या उनको कहीं इनपुट मिला होगा दिल्ली से या बीजेपी हेडक्वार्टर से कि भाई साहब अब आप। देखिए, भावुक हो जाता है आदमी जब उसके पास से चीजें, जब वो पावर चला जाता है एक्चुअल में, और जो पावर जोन में रहता है उसके इर्द बाकी की चीजें जो होती हैं, जैसे आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री के पद से वो विदा हो गए थे और उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था जो बहुत चर्चित था कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हो सकता है, इमोशनल डैमेज का प्रदर्शन किस तरीके से नेता करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि बीजेपी तो ऐसी पार्टी है ना जहां इमोशन भी आपको पूछ के बयान करने पड़ते हैं, तो कहीं ऐसा कुछ कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नरोत्तम को हिंट मिला होगा दिल्ली नहीं, इस मामले में मुझे नरोत्तम मिश्रा थोड़े से अलग नजर आते हैं कि उन्होंने खुलकर इजहार किया। जिस तरीके से टिकट कटने के बाद में जिस तरीके से वहां दतिया में प्रदर्शन किया गया, ये बीजेपी में देखने नहीं मिलता है। अमूमन ये दूसरी पार्टियों में बहुत होता है कि टिकट कटने पर इतना ज्यादा हो हंगामा हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के मामले में कम से कम ये पहली बार मध्य प्रदेश बीजेपी ने देखा कि इस तरीके की चीज भी हो सकती है। तो थोड़े उनके समर्थक भावुक थे और नरोत्तम मिश्रा भी थोड़े भावुक किस्म के इस पूरे चुनाव के दरमियान वो लगे कि वो भावुक हैं, थोड़ा सा वो अपने कार्यकर्ताओं को मनाते हुए नजर आए। जब उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई तो वो उन्होंने संभाला मोर्चे को, वो खुलकर सामने आए। तो नरोत्तम मिश्रा थोड़े से भावुक हैं, थोड़े से यानी आगे भी आते हैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। तो ये उनके लिए बड़ा संजीदा, ये उनके लिए बड़ा सोचने का मकाम है कि अब आगे की राजनीति उनके लिए क्या होगी और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उनके बारे में क्या सोच के रखा है। लेकिन पॉलिटिकल सर्किल में अगर आप समझने की कोशिश करें तो यूपी बहुत करीब है और आने वाला जो चुनाव है वो यूपी विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखता है। बीजेपी के लिए यूपी भी अहमियत रखता है और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं और उससे पहले आपको नगरीय निकाय चुनाव में जाना है। ये जो दतिया का नतीजे आए हैं, ये बीजेपी का जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उससे सोचना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा कि उसके लिए इसके मायने क्या है। ये नरोत्तम मिश्रा से आगे जाकर उनको सोचना पड़ेगा कि अब उनको क्या स्ट्रेटेजी बनाना है। जिस तरीके से जैन जी का पूरा एक आंदोलन खड़ा हुआ, यहां अभी किसान भी कुछ दिन पहले आए, तो मध्य प्रदेश में ये चीज आ रही है, ये आहट आ रही है और ये अंडर करंट है। ये अगर आप समझे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जाके, प्रदेश के जितने मंत्री थे और तमाम बड़े नेताओं ने दतिया में जाके प्रचार किया है। क्या ये बीजेपी के लिए फाइनल अलार्म मान सकते हैं हम इसको? बिल्कुल, इसको फाइनल मान के ही आगे और भी जो राज्य हैं वो भी सबक लें, छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल राजस्थान है। बिल्कुल, ये देखिए, ये जो जिस तरीके की चीजें हुई, ये माना जा रहा है कि आप अगर बिहार का नितिन नवीन की अगर आप सीट की बात करें बांकीपुर की, तो आप समझिए कि वहां से लेकर दतिया तक स्वर्ण वोट आपसे नाराज है। आप समझिए, स्वर्ण आपके हाथ से निकल रहा है और ये बीजेपी का परंपरागत वोट है। यूपी में हो चाहे नॉर्थ बेल्ट में, अगर हम हिंदी पट्टी की बात करें, जैसे गोबर पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां पर इसका व्यापक प्रभाव है पूरी पट्टी में। और ये अगर आपके हाथ से जा रहा है तो ये आपका कोर वोट जा रहा है और इसको आपको थामना पड़ेगा। तो अब बीजेपी को अपनी रणनीति पर लेकिन फिर से विचार करने की जरूरत है। जो आपने सवर्णों की बात की, आशुतोष तिवारी सवर्ण चेहरा है, घनश्याम सिंह जीत गए, साफ समझ में आता है कि भाई साहब तिवारी जी किस वजह से हारे और घनश्याम जी किस वजह से जीते। यानी घनश्याम जी को जो वोट मिलने थे वो मिले, लेकिन आशुतोष तिवारी जी को जो वोट मिलने थे उसमें से बहुत सारे वोट कहीं और चले गए या आए ही नहीं। जैसे आजाद समाज पार्टी ने, दामोदर राव ने 15,000 से ऊपर वोट पा लिए।
अब दामोदर राव के क्या कैलकुलेशंस थे, क्या स्ट्रेटेजी थी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर बाद में बात भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इससे ये समझ में आता है सीधे तौर पर कि यहां पर बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी को हराया गया है। नहीं, ये एक है कि आप इतने सालों तक आप सिटिंग विधायक हैं, आप मंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं आपका व्यापक प्रभाव हो जाता है। आशुतोष तिवारी इस मामले में कमजोर कड़ी थे, बीजेपी की कमजोर कड़ी थी, जो दतिया में ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं, उनकी कोई ऐसी कोई हाई प्रोफाइल नहीं थे। वो उनको यानी टिकट मिलने के बाद में कई लोग उनको जान पाए कि आशुतोष तिवारी को बीजेपी से टिकट दिया गया, और उनकी तुलना में नरोत्तम मिश्रा का कद वहां पर बड़ा था। और उन्होंने ऐसा नहीं है, ये बात सही है कि उनको लेकर 2023 के इलेक्शन में लोगों की नाराजगी थी, लेकिन 2023 का इलेक्शन जब राजेंद्र भारती वहां से जीत गए, तब नरोत्तम मिश्रा भी ये बात समझ गए कि कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। उन्होंने वहां पर लोगों से बात की, लोगों को कन्विंस किया, वो लोगों के बीच में गए और उन्होंने गलती मानी कि अगर कहीं मुझसे गलती हुई है तो मैं उसको मानता हूं। उसके बाद में वो पूरी तरह से दतिया के लिए समर्पित हो गए थे। वो उनका ज्यादातर वक्त भोपाल में जाता था, उससे जो समय बचता था वो दतिया में देते थे। तो उन्होंने दतिया में जिस तरीके का काम कर रहे थे, जिस तरीके का ग्राउंड वो बना रहे थे, तो उनके पास में उम्मीद थी ये कि मैं अगर इस बार टिकट ले आता हूं, टिकट आला कमान देता है, तो बहुत उम्मीद थी कि वो आई विल डू माय बेस्ट। लेकिन वो इस बार हो नहीं पाया। और वो इस तरीके से, जैसा उन्होंने एक सभा में कहा कि आशुतोष ने उनका टिकट नहीं कटाया है, ये क्षमता ही नहीं है कि उनका टिकट काट सके। बिल्कुल सही बात है। तो ये उनकी साफगोई है कि उन्होंने साफगोई से ये बात की। विवाद नेता है, जाने जाते हैं। तो अब यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कद घट गया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, बीजेपी का दतिया में। पद काम नहीं आए, बीजेपी के फेवर में वोट नहीं दिलवा पाए, अंततः कांग्रेस की जीत हुई और हद बढ़ गई कांग्रेस की। इस प्रदेश में वापसी करना भी एक बड़ी बात होती है। आप वो अगर सीट हारे होते और फिर जीते तो बात अलग होती, आप उसको पहले भी जीते थे। और सस्टेनेबिलिटी की जो बात होती है कि वो स्ट्राइक रेट आपको सस्टेन करके रखना था, वो रिकॉर्ड आपको सस्टेन करके रखना था। बीजेपी के पास ये चैलेंज जरूर था, एक मौका भी था, बड़ा मौका था, एक उम्मीद भी थी कि यार हम पिछले चुनाव में हारे थे, अब हम जीतना है हमको हर हाल में। लेकिन कांग्रेस का ऐसा रहा कि कांग्रेस तब भी जीती, अब भी जीती, तो एक कांग्रेस ने अपनी हदें बढ़ा ली। अब इसी बीच देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या चिट चैट हो रही है, क्या बातचीत हो रही है। तो पहले वो भी देख लेते हैं, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आप ये बताइए कि एक लाइन में हम क्या कहें इसको, जो नरोत्तम मिश्रा ने अपने पटाक्षेप की बात कही है, एक लाइन में बताएं बीजेपी के लिए, एक लाइन में बताएं नरोत्तम मिश्रा के लिए। देखिए, इसमें राजनीतिक बड़ी अनिश्चितता का क्षेत्र होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। तो अभी भी नरोत्तम मिश्रा को अगर हम किसी भूमिका में बांध देंगे कि इसके बाद में, जैसा कि वो खुद बोल रहे हैं, खुद रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। एक लाइन में सिर्फ यह है कि अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो बीजेपी के लिए भी पिक्चर बाकी है, नरोत्तम मिश्रा के लिए भी पिक्चर बाकी है, और कांग्रेस के लिए तो अभी काफी कुछ है करने को। कांग्रेस ने भी एक सीट जीती है, वो भी वो जो जीती हुई थी, तो बरकरार रखा है कांग्रेस का अभी बढ़ा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस चुनाव में जो जीता है, सस्टेन कर लिया है, उन्होंने पुरानी सीट बरकरार रखी है। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा घाटा है, और इस बारे में जो भी अपडेट सामने आएंगे लगातार दासूत्र आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक मुझे और इल्मान जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।